हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा चल रहा है भाई रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और उसमें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में, और अब अपन करने वाले हैं उसके कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स देखेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, डेली लाइफ एग्जांपल्स, डेली लाइफ एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, हमको अपने डेली लाइफ में कई बार रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर बेस्ड फेनोमेना देखने को मिलता है। ठीक है, उनमें से कुछ हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला, ठीक है, सबसे फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा बच्चे कि अगर एक कंटेनर ले लो या ग्लास ही ले लो, ठीक है, अगर एक ग्लास हो आपके पास जिसमें कि वाटर फिल्ड हो, ठीक है, पानी भरा हुआ एक ग्लास अगर आप ले लोगे, ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा कि उसकी जो बॉटम है वो अपनी जगह से थोड़ी सी उठी हुई नजर आती है। आपने कभी ऐसा महसूस किया है? अगर एक ग्लास ले लिया और उसमें आपने पानी को भरा हुआ है, तो आपको उसका जो बॉटम है वो अपने पोजीशन से थोड़ा रेज्ड दिखेगा, है ना, स्लाइटली अबव दिखेगा। ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे का रीजन क्या है? ठीक है, इस चीज को हमें देखना है। लेट्स सी। तो पहला एग्जांपल हो गया बेटा, द बॉटम ऑफ वाटर फील्ड ग्लास appears slightly above, ठीक है, the bottom of water filled glass appears slightly above या slightly up, ऐसा बोल सकता हूं। slightly up ऐसा बोलना ज्यादा सही रहेगा। तो भाई slightly up इस तरीके का, क्लियर है? तो बच्चे देखो इसमें क्या करते हैं, मान लो बेटा ये बॉटम है, बॉटम का कोई एक पॉइंट पकड़ता हूं, सपोज ये वाले पॉइंट, ठीक है, ध्यान से देखना, इस पॉइंट को मैंने पकड़ा। अगर मैं एक लाइट रे लूं जो इस तरीके से जा रहा है, ठीक है बच्चे, इस तरीके से जा रहा है, तो बेटा ये वाटर है, इस तरफ क्या है, वाटर है ना, और इस तरफ क्या है बच्चे, एयर है। तो बेटा ये जो बाउंड्री है वो क्या है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन है ना, ये इंटरफेस हो गया दो मीडियम का, इधर जो है गैसियस मीडियम है, इधर लिक्विड मीडियम है, तो दो अलग अलग मीडियम है। तो जब ये लाइट रे इस मीडियम को पार करेगा, तो चूंकि यहाँ पर इस तरीके का इंसिडेंस हो रहा है बेटा, नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, तो हमने पढ़ा है कि जब भी नॉर्मल इंसिडेंस होता है तो लाइट रे डेविएट नहीं करता, वो अपने ओरिजिनल पाथ पर ही चलता रहता है। एक प्रकार से आपको कह सकते हो कि रिफ्रैक्शन होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये लाइट रे सीधा सीधा निकल गया। अब क्या करेंगे बच्चे, अब अगर हम एक दूसरा रे लें, जैसा कि हमको पता है कि कभी भी अगर इमेज किसी पॉइंट का ड्रॉ करना है, इमेज को लोकेट करना है, तो हमेशा आपको क्या चाहिए, कम से कम दो रे तो इंसिडेंट कराना ही पड़ेगा। तो चलो एक और रे ले लेते हैं बच्चे हम लोग। ठीक है, एक रे मैंने इस तरीके से ले लिया, आ रही बात समझ में? तो बेटा ये जो है वो क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, और ये अगर मैं ऐसा डालूंगा तो ये क्या हो गया बेटा, नॉर्मल हो गया। और हमको पता है कि इसको कैसा जाना चाहिए, स्ट्रेट जाना चाहिए, है ना। एक्चुअल में लाइट को कैसे ट्रेवल करना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना चाहिए, तो इसको स्ट्रेट में निकल जाना चाहिए। बट ये ऐसा होगा क्या, क्यों नहीं होगा? क्योंकि मीडियम में चेंज हो रहा है। जब भी मीडियम में चेंज होता है वो अपने ओरिजिनल पाथ को लेफ्ट कर देता है। ठीक है, अच्छा, अभी क्या हो रहा है बेटा, इधर वाटर है, इधर एयर है। वाटर क्या होता है बेटा, ऑप्टिकली डेंसर होता है, और एयर क्या होता है, ऑप्टिकली रेयरर होता है। तो बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, डेंसर टू रेयरर जा रहा है, डेंसर टू रेयरर। तो बेटा इसके साथ क्या लगा रहता है, ए, DRA, डेंसर टू रेयरर जाने पर अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो जाता है, तो नॉर्मल से अवे हो जाएगा बेटा, यानी इस तरीके से ये चला जाएगा। ठीक है बेटा, तो दो जो रिफ्रैक्टेड रे हैं, एक रिफ्रैक्टेड रे आपका ये है और एक रिफ्रैक्टेड रे ये है। ठीक है बच्चे, तो आप अगर गौर से देखो तो ये दो रिफ्रैक्टेड रे कभी भी मिल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या हो रहे हैं बेटा, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो ये कभी मिल नहीं सकते। तो मिल नहीं सकते तो अपन क्या कर सकते हैं बच्चे, इसको अपन पीछे खींच सकते हैं। जब अपन इसको पीछे खींचेंगे तो आपको ऐसा मालूम होगा कि ऐसा आपको फील होगा, अपीयर होगा आपको कि ये दोनों रेस यहाँ कहीं मिल रहे हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट था बेटा, तो ये जो ऑब्जेक्ट है आपको कहाँ दिखेगा बेटा, यहाँ दिखेगा।
बाहर से देखने पर ये पॉइंट जो है कहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा। आ रही बात समझ में? तो देखो बेटा ये पॉइंट यहाँ था, अब कहाँ नजर आ रहा है, यहाँ नजर आ रहा है। ऐसे ही सारे पॉइंट्स के साथ होगा, सभी पॉइंट्स क्या होंगे बेटा, स्लाइटली अबव चले जाएंगे। तो जब आप इनके सारे पॉइंट्स को लोकेट करोगे तो ये सारे पॉइंट्स कहाँ नजर आएंगे, यहाँ नजर आएंगे। ठीक है, सो द बॉटम जो कि ओरिजिनली यहाँ पे था, वो बॉटम अब आपको कहाँ नजर आ रहा है बच्चे, यहाँ नजर आ रहा है। क्लियर है, वो बॉटम आपको यहाँ नजर आ रहा है। तो देख रहे हो आपको बॉटम क्या हो गया, स्लाइटली अप हो गया, है ना बच्चे, स्लाइटली क्या हो गया, अप हो गया। क्लियर है बात आपको? ठीक है, तो bottom of water filled glass appears slightly up, तो what is the reason behind this, the refraction of light। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे this phenomena is seen due to refraction of light, refraction of light, refraction of light की वजह से ऐसा होता है। क्लियर है बच्चे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ऐसा होता है। ये बात समझ में आ गई आपको? तो भाई अगर यहां पर गौर से देखा जाए तो इस ग्लास की जो एक्चुअल में डेप्थ है, एक्चुअल डेप्थ वो कितनी है, इतनी है, रियल डेप्थ, इसको कहते हैं बेटा रियल डेप्थ। बट ये आपको नजर कितनी आ रही है, बस इतनी गहरी। ठीक है, तो जो नजर आता है बेटा आपको, उसको अपन क्या कहते हैं, एपेरेंट डेप्थ। क्या कहते हैं, एपेरेंट डेप्थ। ओके बच्चे, इसको क्या कहते हैं अपन, एपेरेंट डेप्थ कहते हैं, ध्यान से समझना। तो बेटा यहाँ पर रियल डेप्थ कुछ और है और जो नजर आता है वो डेप्थ कुछ और है। तो क्या कोई रिलेशन होता है इनके बीच में, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड एपेरेंट डेप्थ? अगर हमें ये समझना है तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो मान लो बच्चे, तो देखो आपका लाइट ऑब्जेक्ट कहाँ था, है ना, ये था। लाइट कहां से चल रही है, ऐसे जा रही है, और किस मीडियम में जा रही है, दूसरे मीडियम में जा रही है। वाटर से चल के एयर मीडियम में जा रही है ना बेटा, इधर से चल के इधर जा रही है। तो मैंने आपको बताया है कि लाइट जिधर से चले उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या लोगे बेटा, μ1 लोगे, और जिधर को जाए उसको क्या लोगे बेटा, μ2 लोगे। ठीक है बच्चे, क्या लोगे, μ2। आ रही बात समझ में? तो ये μ1 हो गया और ये μ2 हो गया। यहां से आपको क्लियरली सीन है बेटा, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, तो ये क्या हो गया बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, दैट इज आई। और ये क्या है बेटा, रिफ्रेक्टेड रे, और ये नॉर्मल है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन आर। तो ये एंगल आर हो गया। आगे बात समझ में बेटा? ठीक है, ये एंगल आर हो गया। अब देखो ये वाले रे को ही मैंने इससे पीछे बढ़ाया है, तो ये रे और ये रे पैरेलल है और ये इनको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा बेटा, सेम हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा एंगल आर। और देखो बेटा ये रे ये और ये क्या है, पैरेलल है, और ये इसको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल भी आपके इक्वल होते हैं, आपको पता होगा ज्योमेट्री से। ठीक है, तो ये देखो हमने सारे एंगल्स को लोकेट कर लिया। ठीक है, हमने सारे एंगल्स को लोकेट कर लिया, वेरी गुड। नाउ व्हाट बच्चे, अब क्या कर सकते हैं, मैं बात किस चीज की कर रहा हूं बेटा, मुझे निकालना है रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड एपेरेंट डेप्थ। ठीक है, तो आप टॉपिक का नाम देंगे रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड एपेरेंट डेप्थ, एपेरेंट डेप्थ। ठीक है, रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड एपेरेंट डेप्थ, इस तरीके से। तो बेटा ये वाला पॉइंट क्या था, ऑब्जेक्ट था, ये वाला पॉइंट क्या है, इमेज है, और मान लो मैंने इसको नाम रख लिया बेटा, इसको नाम रखा ए और इसको नाम रखा बी। ठीक है बच्चे, देखो आपको देखने में सहूलियत हो, आपको देखने में कन्वीनियंट हो, और मुझे ड्रॉ करने में कन्वीनियंट हो, इस बेसिस पर मैंने पॉइंट ए और पॉइंट बी को दूर दूर लिया है। मैं चाहूं तो इस पॉइंट को यहां पर भी ले सकता हूं, एकदम बगल में, और आप यही मान के चलो कि ये पॉइंट क्या है, वेरी क्लोज है, ये पॉइंट बी क्या है, वेरी क्लोज है। आपको देखने में आसानी हो और मुझे ड्रॉ करने में आसानी हो, इसलिए मैंने उसको दूर दूर लिया है, अदरवाइज मैं उसको एकदम जस्ट बाजू वाला पॉइंट लेकर के सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, तो आपको यही मान के चलना है कि ए और पॉइंट और बी पॉइंट क्या है, बहुत पास है। ठीक है, अब देखो, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। ठीक है, अब यहां पर आपको कुछ ट्रायंगल्स दिख रहे हैं,
जैसे कि आपको दिख रहा है ट्रायंगल ए ओ बी, दिख रहा है बच्चे, तो इन ट्रायंगल ए ओ बी, ओके बच्चे, इन ट्रायंगल ए ओ बी क्या दिख रहा है आपको, ये वाला एंगल कितना है, आई है, तो साइन आई क्या हो जाएगा बेटा, अगर मैं साइन आई निकालना चाहता हूं तो साइन आई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा, ए बी, परपेंडिकुलर इज ए बी एंड हाइपोटेनियस इज ओ बी, ठीक है बेटा, तो ए बी बाय ओ बी, है ना, ऐसा हो गया, साइन आई जो आया वो आया ए बी बाय ओ बी, वेरी गुड, ये हो गया बेटा इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल देखो ए आई बी, एक और ट्रायंगल दिख रहा है, तो इन ट्रायंगल ए आई बी ये एंगल कितना है बेटा, आर है, तो अगर मैं साइन आर निकालना चाहता हूं तो साइन आर कितना हो जाएगा बेटा, अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर इज ए बी एंड हाइपोटेनियस इज आई बी, इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूं बेटा तो क्या हो जाएगा, साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू ए बी कैंसिल हो जाएगा बेटा, आई बी बाय ओ बी, यही बचेगा बच्चे, आई बी बाय ओ बी, है ना, ए बी कट जाएगा, आई बी ऊपर चला जाएगा, आई बी बाय ओ बी, ऐसा आया हमारे पास, ठीक है, साइन आई बाय साइन आर, इसको बोलता हूं बेटा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, इसको मैंने नाम रख लिया इक्वेशन नंबर 3। अब आप क्या करो बेटा, अप्लाई करो स्नेल्स लॉ, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, तो बेटा मैंने क्या बोला था स्नेल्स लॉ में, है ना, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू इधर का साइन ऑफ एंगल, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू इधर का साइन ऑफ एंगल, तो चलो देखते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा, μ1 इंटू साइन आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, μ2 इंटू साइन आर, ऐसा हो जाएगा बच्चे, तो देयरफॉर साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू μ2 बाय μ1, जिसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, μ2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है, क्या लिख सकता हूं मैं, μ2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ऐसा लिख सकता हूं बच्चे, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब अगर आप गौर से इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को देखो तो एलएचएस क्या है बच्चे, बराबर है ना, दोनों का एलएचएस क्या है, इक्वल है, ठीक है, तो बेटा from equation number 3 and 4, from equation 3 and 4, ओके बच्चे, क्या देख सकता हूं मैं, आई बी बाय ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, μ2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, क्या वो लिख सकता हूं मैं इसको, μ2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ऐसा लिख सकता हूं मैं, क्लियर है आपको, सही तो करा ना मैंने यहाँ पे, μ1 साइन आई इक्वल्स टू μ2 साइन आर, साइन आई बाय साइन आर करना है तो μ2 बाय μ1, ठीक है, तो ये हो गया बेटा आई बी बाय ओ बी इक्वल्स टू, अब जैसा कि मैंने बोला बेटा कि ए और बी पॉइंट क्या है, बहुत पास है ना, सिंस पॉइंट ए एंड बी आर वेरी क्लोज, तो मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, है ना, जो आई बी है, आई बी उसको मैं क्या लिख सकता हूं, आई ए, बी को ए से रिप्लेस कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आई ए, और ये क्या हो जाएगा, ओ ए इक्वल्स टू क्या रह जाएगा बेटा, μ2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। अब देखो आई ए क्या है, आई से ए क्या है बेटा, एपेरेंट डेप्थ है, और ओ से ए क्या है, रियल डेप्थ है, तो देखो ये एपेरेंट डेप्थ और ये ओ ए क्या हो गया बेटा, ओ ए क्या हो गया, रियल डेप्थ इक्वल टू क्या रह रहा है, μ2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ऐसा आया हमारे पास, ठीक है बच्चे, तो हमको क्या चाहिए, एपेरेंट डेप्थ चाहिए, ठीक है, वेरी गुड, हमको एपेरेंट डेप्थ चाहिए, तो देखो क्या हो जाएगा एपेरेंट डेप्थ, देयरफॉर एपेरेंट डेप्थ इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, रियल डेप्थ इनटू क्या है, μ2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है बच्चे। अच्छा, अगर मैंने आपको बताया सिखाया है बेटा क्या चीज,
प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, है ना। कल के लेक्चर में हमने इसकी बात की थी, रिवर्सिबिलिटी। ठीक है बेटा, म्यू 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन म्यू 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। ठीक है बेटा, तो इसके बदले अपन इसको रिप्लेस कर सकते हैं, है कि नहीं, इसके बदले इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो देयरफॉर एपरेंट डेप्थ नाउ विल बिकम, है ना, रियल डेप्थ अपॉन म्यू 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। ठीक है बेटा, ये रिलेशन होता है एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ के बीच में। ठीक है बच्चे, एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ के बीच में क्या रिलेशन होता है, एपरेंट डेप्थ इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन म्यू होता है। और म्यू कौन सा चाहिए, म्यू 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, म्यू 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 चाहिए आपको। ठीक है, तो ये हो गया एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ के बीच में रिलेशन। अच्छा बच्चे, अगर मैं मान अभी का जो मेरा सिचुएशन है, जैसा कि आपको दिख रहा है कि एयर है, तो सेकेंड मीडियम जो है वो क्या है, एयर है ना, आउटसाइड मीडियम एयर है। तो बेटा एयर अगर होता है तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1 होता है। याद रखिए बेटा, फॉर एयर और वैक्यूम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एयर या वैक्यूम के लिए म्यू कितना होता है बेटा, 1 होता है। ठीक है, फॉर एयर और वैक्यूम म्यू इक्वल्स टू क्या है, 1 है। तो बेटा, और इधर ये जो लिक्विड है उसका हमने मान लिया सिर्फ म्यू। ठीक है, लिक्विड का हमने सिर्फ क्या मान लिया, म्यू मान लिया। तो फिर क्या हो जाएगा बेटा, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूं क्या, देखो। तो बेटा ये हो गया हमारा एपरेंट डेप्थ इक्वल टू हो गया रियल डेप्थ अपॉन, चूंकि आप म्यू 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 को क्या लिख सकते हो बेटा, म्यू 2 बाय म्यू 1। तो म्यू 1 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, सॉरी म्यू 1 बाय म्यू 2 ना, म्यू 1 एंड नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो म्यू 1 बाय म्यू 2। तो म्यू 2 कहां चला जाएगा बेटा, ऊपर। अब देखो यहां से आपने अगर एयर लिया है बेटा, तो म्यू 2 इक्वल टू क्या ले लोगे, 1, और म्यू 1 मैंने क्या लेने बोला आपको, ओनली म्यू। तो बेटा ये देखो क्या हो जा रहा है, रियल डेप्थ अपॉन म्यू बिकम्स एपरेंट डेप्थ। तो ये रिलेशन आया बेटा एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ में। व्हाट इज एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। ठीक है, लेकिन ये क्या हुआ, स्पेसिफिक कंडीशन हुआ जिसमें बाहर का मीडियम क्या है, एयर है, और ये कोई एक मीडियम है। ठीक है बेटा, तो ऐसे सिचुएशन में आप ये लगा सकते हो। नहीं तो आपको क्या यूज करना है, ये जनरल हो गया म्यू 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, जिसमें 1 क्या है, जहां से लाइट जा रही है, और 2 क्या है, जहां को लाइट जा रही है। ठीक है बच्चे, तो यहां से हमें स्पष्ट दिख रहा है बेटा, क्योंकि म्यू हमेशा 1 से बड़ा होता है, ये बड़ा होगा तो बेटा ये हमेशा छोटा होगा। तो एपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ से क्या रहेगा, छोटा रहता है, इसलिए ये मुझे क्या दिखता है, ऊपर चढ़ा हुआ दिखता है, ऊपर चढ़ा हुआ दिखता है। आगे बात समझ में, तो इसके ऊपर आप न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हो बच्चे। ठीक है, ये क्लास 12 में भी आपको पढ़ने को मिलेगा, और वहां पर इसके अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स और एग्जाम्पल्स मिलेंगे। ओके, एक आध एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। चलो तो बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं किसका, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन का, डेली लाइफ एप्लीकेशन। तो हमें एक एप्लीकेशन दिखा कि जो हमारी बॉटम होती है ग्लास फिल्ड वाटर फिल्ड कंटेनर का, या किसी भी वाटर फिल्ड बॉडी का, तो उसका बॉटम क्या होता है, अपनी जगह से थोड़ी सी रेज्ड दिखती है ना, उसके वजह से। ओके बच्चे, उसकी वजह से क्या होता है, आपको डेप्थ जो है वो ओरिजिनल डेप्थ पता नहीं चलती। जो डेप्थ आपको मालूम पड़ता है वो एक्चुअल में कौन सा डेप्थ है बेटा, वो एपेरेंट डेप्थ है। तो हाउ टू कैलकुलेट एपेरेंट डेप्थ इफ रियल डेप्थ इज गिवन। ठीक है बच्चे, तो मान लिया हमने बेटा कि वाटर है। ठीक है बच्चे, हमने इसमें वाटर भरा है, वाटर, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वाटर होता है बेटा 4/3।
कितना होता है बच्चे 4/3। आ रही बात समझ में। अगर मान लो इस कंटेनर की रियल डेप्थ 48 मीटर हो, ठीक है बेटा, रियल डेप्थ कितना हो 48 मीटर हो, तो बताओ बेटा इसका एपेरेंट डेप्थ क्या होगा, एपेरेंट डेप्थ क्या होगा। क्लियर है बच्चे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन कि एक कंटेनर है जिसमें वाटर भरा हुआ है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, उसकी रियल डेप्थ 48 मीटर है, तो बताओ एपेरेंट डेप्थ क्या होगा। तो बहुत ही आसानी से अपन इसको कर सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है बच्चे, हमारे पास फॉर्मूला है कि एपेरेंट डेप्थ इक्वल्स टू होता है, एपेरेंट डेप्थ इक्वल्स टू होता है रियल डेप्थ अपॉन म्यू, रियल डेप्थ अपॉन म्यू। तो बेटा रियल डेप्थ हमारे पास कितना है 48 मीटर है, और म्यू कितना है 4/3, 3 ऊपर चला जाएगा बेटा, 4 से ये 12 हो जाएगा, 12 तिया 36 मीटर, ठीक है। तो आपको वो कितना गहरा मालूम चलेगा बेटा, इतना ही मालूम चलेगा। ओके बच्चे, 36 मीटर। तो आपको ये भी समझ में आया कि हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला, हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला, अच्छे से समझ में आया बच्चे। क्लियर है, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो ये आ गया, ये एक टॉपिक हमारा फिनिश हुआ। आगे बढ़ेंगे हम लोग और दूसरे एग्जांपल्स को देखेंगे, ठीक है, दूसरे डेली लाइफ एग्जांपल को देखेंगे। एक और भी बहुत ही कॉमन सा चीज आपको देखने को मिलता है बच्चे, ठीक है, और वो है अगर आप एक ग्लास लो और उसमें आपने मान लो क्या डाल दिया बेटा, पानी डाल दी है या कोई भी लिक्विड डाल दी है, उसके अंदर अगर आप एक स्टिक या एक पेंसिल को डाल दो, तो वो पेंसिल क्या होता है आपको सतह पर से मतलब सरफेस पर मुड़ी हुई यानी बेंट दिखाई देती है। ऐसा क्यों, ठीक है। तो सेकंड, ये स्टिक, स्टिक partially immersed in water appears bent at the surface, bent at the surface, ठीक है। तो इसके पीछे भी कारण क्या है बेटा, इसके पीछे भी रीजन क्या है, वही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है बच्चे। क्या कारण है इसका, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा अपन लिख लेंगे ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो भाई आप पूछोगे कि कैसे सर, ऐसा कैसे होता है, तो चलो देखते हैं ऐसा कैसे होता है। तो बेटा मान लो ये हमारा कंटेनर है, ठीक है बेटा, इसमें हमने क्या भर रखा है, वाटर भर रखा है, पानी भर रखा है, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक पेंसिल को डाल देते हैं, है ना, इस तरीके से, ठीक है। ऐसा हमने एक पेंसिल को डाल दिया। अब हमें इसके साथ करना क्या है कि इसका फोटो ड्रॉ करना है, मतलब इमेज ड्रॉ करना है। तो बेटा ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट से, ओके बच्चे, इस पॉइंट से हम क्या करते हैं, एक लाइट रे को मैं ऐसा परपेंडिकुलरली ड्रॉ करता हूं। तो बेटा ये लाइट रे के साथ क्या होगा आपको अच्छे से पता है ना। ये चूंकि नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, तो नॉर्मल इंसिडेंस वाला क्या होता है बेटा, सीधा निकल जाता है, तो ये भी क्या होगा, सीधा निकल जाएगा। अब अगर मैं एक लाइट रे को कुछ एंगल पर लेऊंगा बेटा, तो ये हो जाएगा नॉर्मल, इसको जाना ऐसे चाहिए, सॉरी जाना ऐसे चाहिए बेटा स्ट्रेट में, लेकिन चूंकि आपको पता है क्या हो जाता है, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि ये डेंसर टू रेयर जा रहा है। तो बेटा ये इस तरीके से हो जाएगा। तो बेटा आपको समझ में आ रहा है, दिख रहा है कि ये दोनों लाइट रे कभी मिल नहीं सकते बाहर, तो हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको पीछे की तरफ खींचना पड़ेगा। जब मैं पीछे की ओर खींचूंगा तो ये वाला पॉइंट कहां, ये वाला पॉइंट कहां बनेगा बेटा, यहां बनेगा। तो सिमिलरली बाकी सारे जो इसके पॉइंट हैं, है ना, वो भी किस तरीके से हो जाएंगे बेटा, इस तरीके से हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है, ऐसा। तो देखो ये जो स्टिक सीधी हुआ करती थी, अब वो स्टिक क्या हो गई, देखो टेढ़ी हो गई। आ रही बात समझ में, वो अब स्टिक आपको कैसी नजर आ रही है, स्टिक टेढ़ी नजर आ रही है। तो बेटा इसके डायग्राम्स आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा और ये लिखना पड़ेगा, आपके बोर्ड एग्जाम्स में ये आते हैं।
ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में ये आते हैं, तो आपको ये दोनों चीज करके दिखाना पड़ेगा। 1 मार्क्स में आया तो सिंपल बोलना है कि ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। थोड़ा ज्यादा मार्क्स का रहा तो आपको विथ डायग्राम समझाना पड़ेगा। क्लियर है बच्चे? ओके, तो ये हो गया दूसरा एप्लीकेशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। तीसरा, जो है ऐसे ही सिमिलर वे में आपको बोलेगा कि अगर एक वाटर फिल्ड कंटेनर में एक कॉइन रख दो, ठीक है बेटा, कॉइन रख दो तो वो अपनी जगह से क्या होता है, ऊपर नजर आता है। ठीक है, तो इसका भी एक्सप्लेनेशन सेम हो जाएगा बच्चे, है ना, इसका भी एक्सप्लेनेशन सेम हो जाएगा। सेम टाइप से आप इसका क्या करोगे, डायग्राम ड्रॉ करोगे। एक लाइट रे ऐसा डालोगे वो सीधा पास हो जाएगा, एक लाइट रे ऐसा डालोगे इसको जाना ऐसे चाहिए था, बट ये क्या होगा बेटा, ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगा और उसकी वजह से इसका इमेज कहां बनेगा बेटा, यहां पर। ठीक है, तो ये जो कॉइन है वो ऊपर नजर आएगी। तो ये बिल्कुल सेम है। ठीक है बच्चे, बिल्कुल सेम है। क्लियर है? तो मैं इसको अलग से नहीं बताऊंगा। ठीक है, आपको समझ जाना है कि इसको कैसे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं बच्चे। नेक्स्ट है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, है ना, बहुत ही फेमस है। ये कितने कौन से हो गए बेटा, 4th नंबर का हो गया, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है बेटा। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स को कैसे एक्सप्लेन करोगे? जो हमारा एटमॉस्फेयर है बेटा, लाइट कहां से आती है बेटा, स्टार्स कहां है ना, स्टार्स हमारे बहुत नजदीक होते हैं कि नहीं, 2-4 घर छोड़ करके आजू बाजू में, ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, स्टार्स जो है वो हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर है। स्टार्स जहां पर है वहां कोई एटमॉस्फेयर भी नहीं है, मतलब वहां पर वैक्यूम है। तो वहां से जब लाइट चल करके आती है, ठीक है, तो उधर चूंकि कोई मीडियम नहीं है तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। लेकिन जहां हम रहते हैं वहां पर क्या है, एटमॉस्फेयर है। और एटमॉस्फेयर क्या होता है, ब्लैंकेट ऑफ एयर, है ना। ब्लैंकेट ऑफ एयर को ही हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं बेटा। आ रही बात समझ में? और हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो एक जैसा नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना, तो हमारे जो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी है, बनावट है, वो सारी चीजें क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ध्यान रखना, ठीक है। तो उसका जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो क्या है, वेरी करता है ना। हमारे एटमॉस्फेयर की जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो वेरी करता है, मतलब अलग अलग होता है। तो जब बेटा लाइट एंटर करता है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो उसको क्या होता है, अलग अलग एटमॉस्फेरिक लेयर्स से होकर के गुजरना पड़ता है और उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। तो बेटा जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा, मतलब मीडियम में चेंज हुआ तो रिफ्रैक्शन होगा तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से क्या होगा बेटा, डेविएट होगा। और जब वो ओरिजिनल पाथ से डेविएट होगा, बार बार डेविएट होगा, तो वो लाइट रे कभी आप तक पहुंचेगी और कभी आप तक नहीं पहुंचेगी। जब आपके पास पहुंचेगी तो आपको वो दिखेगी, जब वो नहीं पहुंचेगी तो नहीं दिखेगी। इसी को कहते हैं ट्विंकल हो रहा है, ट्विंकलिंग हो रहा है। तो आप एक लाइन में इसको अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप सिंपल बोलेंगे बेटा कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो होता है वो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, एक लाइन में अगर बोलना हो तो क्या बोलेंगे, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, है ना। एटमॉस्फेयर की वजह से रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, उसकी वजह से ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, अगर थोड़े ज्यादा मार्क्स के हो तो आपको पूरी चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि मतलब ये बताना पड़ेगा कि एटमॉस्फेयर होता क्या है। बेटा मैं बोलता हूं और उसको आपको लिखना है। क्या लिखना है बेटा, कि द एटमॉस्फेयर इज द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। द एंटायर एटमॉस्फेयर, ठीक है, द एंटायर एटमॉस्फेयर इज नॉट यूनिफॉर्म बट द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर differs, ठीक है। Therefore, when light coming from the stars enter our atmosphere, it has to go through different layers of different refractive index. Therefore, it has to undergo multiple refraction.
ड्यू टू विच समटाइम्स लाइट रीचेस टू अस, समटाइम्स इट डजंट, which looks like the twinkling of the star. अंडरस्टूड? इस वे में आपको इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। और है बेटा, और भी कई सारे हैं। पांचवा है अर्ली सनराइज एंड अर्ली सनसेट। अर्ली सनराइज एंड अर्ली सनसेट, ठीक है बेटा। अर्ली सनराइज एंड अर्ली सनसेट, इसका भी कारण है क्या? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो अगेन इसको अगर एक वर्ड में लिखना हो तो अपन इसको क्या बोलेंगे बेटा? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्लियर है बच्चे? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। हाउ? तो देखो बेटा, ये अगर मान लो हमारा अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, तो इसको क्या कहते हैं? होराइजन, ठीक है बच्चे। इसको क्या कहते हैं हम लोग? होराइजन बोलते हैं। होराइजन से जब सन ऊपर को आता है तो कहते हैं कि सनराइज हो गया, और होराइजन से जब नीचे को जाता है तो क्या कहते हैं हम लोग? कि सनसेट हो गया, ठीक है बेटा। सनराइज एंड सनसेट यही होता है हमारे लिए, ठीक है। सन तो कहीं जाता नहीं है, सन तो गायब नहीं होता, वो तो रहता है, लेकिन बस वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है और हमें लगता है कि सनराइज या सनसेट हो गया, यही कहानी है। तो बेटा सन हमसे अगेन बहुत दूर है, वहां से जो लाइट चल करके आती है, मान लो ये हमारा होराइजन है, उसके नीचे जब है हमारा सन, तो हम अभी नहीं कह सकते कि सनराइज हुआ है। सनराइज कब कहेंगे? जब ये ऊपर उठ जाएगा, है ना, इस लेवल को पार कर लेगा, तब सनराइज कहेंगे। लेकिन होता क्या है ना, होता क्या है, होराइजन पे आने से पहले ही सन की लाइट हम तक पहुंचने लगती है, ठीक है, हम तक पहुंचने लगती। कैसे पहुंचेगी सर? यहां से लाइट यहां कैसे पहुंचेगी? तो चूंकि इधर क्या है बेटा? एटमॉस्फेयर है। जब एटमॉस्फेयर में है ना, इसकी जो ये लाइट है, ये बहुत सारे लेयर है ना, बहुत सारे लेयर होते हैं एटमॉस्फेयर के, ठीक है बच्चे। तो जब ये लाइट यहां से पहुंचती है इस तरीके से, ठीक है बच्चा, क्लियर है। तो चूंकि मतलब जितना पास जाओगे ना अर्थ के, तो वहां की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है। मतलब पास वाले एयर क्या होते हैं? डेंसर होते हैं, दूर वाले क्या होते हैं? रेयरर होते हैं, ठीक है बच्चे। तो लाइट क्या हो जाएगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा। तो ये इस तरीके से क्या हो जाता है? बेंड हो जाता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है बच्चे। तो जब ये दिखेगा, क्योंकि हमको क्या समझ में आता है? हमको ये पता है कि लाइट कैसे ट्रेवल करता है? स्ट्रेट लाइन में। तो ये लाइट जो है ना, हमें इधर से आती हुई नजर नहीं आएगी, हमें कहां से नजर आएगी? इधर से आती हुई नजर आएगी। तो ये सन हमको यहां पर उठा हुआ नजर आएगा, है ये नीचे, बट हमें क्या नजर आ रहा है? ऊपर नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन की वजह से क्या हो रहा है? लाइट हमें पहले ही मिलने लगा। तो इसको कहते हैं बेटा अर्ली सनराइज। 2 मिनट पहले से, एक्चुअल सनराइज से 2 मिनट पहले से ही हमें क्या होता है बेटा? उसका लाइट रे दिखने लगता है। इसको कहते हैं अर्ली सनराइज। क्यों हुआ आपको समझ में आया? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इस तरीके से आप इसको फोटो ड्रॉ कर सकते हो। सिमिलरली बेटा, इसमें मैंने क्या नाम लिखा था बेटा? अर्ली सनराइज एंड अर्ली सनसेट लिखा था क्या? ऐसा लिखना ना, सॉरी अगर मैंने ऐसा लिखा हो तो। अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट, डिलेड सनसेट, ठीक है बेटा। सनराइज जल्दी हो जाता है और सनसेट हमें बाद में समझ में आता है, डिलेड। ऐसा क्यों? अगेन उसका रीजन सेम है बेटा। जब ये इसके नीचे आ जाए, इसके नीचे आ जाए तो हमको क्या मान लेना चाहिए? कि सनसेट हो गया, है ना। इसके जब नीचे आ जाए तो हमको मान लेना चाहिए कि सनसेट हो गया। तो जब सन इसके नीचे आ जाता है तो एक्चुअल में सनसेट हो चुका है। लेकिन इसकी लाइट जो है, ठीक है बेटा, जब इसकी लाइट इधर जाती है तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये क्या हो जाता है बेटा? ये इसकी तरफ बेंट हो जाता है, ठीक है। ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये बेंट हो जाता है। तो जब बेंट हो जाएगा तो इसको ये लाइट इधर से आती हुई नजर आएगी? नहीं, इसको इधर से आती हुई नजर आएगी, ठीक है बेटा। तो ये अभी भी इसको दिख रहा है। एक्चुअल में सनसेट हो चुका है लेकिन फिर भी ये दिख रहा है।
है ना। ऐसा कब कितने मिनट तक होता रहेगा बेटा, 2 मिनट तक होता रहेगा, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट। 2 मिनट पहले से लेकर के 2 मिनट बाद तक हमको दिखता रहता है। आ रही बात समझ में? इसको कहते हैं अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट, जिसकी वजह है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जिसकी वजह है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके, गॉट दिस? सिमिलर रीजन है, आपसे पूछा जाएगा कि जब दोपहर का समय होता है, नून का समय होता है, उस समय जो हमारा सन है वो पूरी तरीके से स्फेरिकल दिखता है, लेकिन जब इवनिंग का टाइम होता है या मॉर्निंग का टाइम होता है, यानी सनराइज या सनसेट का टाइम होता है, उस समय वो थोड़ा सा क्या दिखता है, चपटा दिखता है, ठीक है, थोड़ा सा ओवल शेप का दिखता है। तो इसके पीछे भी रीजन सेम है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। दोपहर के समय में वो क्या होता है बेटा, डायरेक्टली हमारे ऊपर होता है, तो लाइट कैसे आते हैं, नॉर्मल इंसिडेंस होता है। जब नॉर्मल इंसिडेंस होता है तो रिफ्रैक्शन ही नहीं हो पाता है, इसलिए वो परफेक्ट शेप में दिखते हैं। लेकिन जब इसकी बात होती है मॉर्निंग या फिर इवनिंग, यानी सनराइज या सनसेट के समय, तो उस समय रिफ्रैक्शन होता है और उसकी वजह से उसका जो शेप है थोड़ा सा चपटा नजर आता है। क्लियर है बच्चे? अच्छे से समझा? ठीक है, तो इन सब की वजह जो है वो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन या सिंपली रिफ्रैक्शन। आगे कहानी समझ में आपको? ओके, ओके देन प्यारे बच्चों, हम लोगों ने कंप्लीट किया क्या चीज, डेली लाइफ एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और नई चीजें सीखेंगे। आज की सभा हम लोग यही समाप्त करते हैं। ओके बच्चों, बाय बाय।